हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स का ये लेक्चर है और इसमें अपने कंजर्वेशन लॉ चल रहे थे भाई। कंजर्वेशन लॉ के ऊपर अपन ने परिचर्चाएं कर रखी थी, संरक्षण नियम अपन पढ़ रहे थे। तो उसी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और मैं चाहूंगा कि लेक्चर को कुछ पंक्तियों के साथ शुभारंभ करें। दो पंक्तियां मैं आपके साथ पेश करना चाहूंगा और अच्छी लगे तो जीवन में ग्रहण जरूर करना, क्योंकि अक्सर अपन डिमोटिवेशन की इस दुनिया में थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तेरा आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो इसलिए अपन को डिमोटिवेट नहीं होना है कभी भी, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो। और अपने लिए यार परिस्थिति हो भी क्या सकती है, अभी तो फिलहाल के लिए तो अपनी परिस्थितियां हो सकती है मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, तो आ जाएगी भाई। उसमें भी डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभार आपको लगे कि यार क्या है क्या नहीं है, तो आप संयम से काम लेओगे, सब कुछ चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलेगा। अब अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का लेक्चर बड़ा ही शानदार लेक्चर होने वाला है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैं कुछ बहुत ज्यादा आज नहीं पढ़ाने वाला, बहुत कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, बहुत कुछ चीजें आपकी आसान कर दूंगा और फिर आप बोलोगे, दिल बोले वाह, दिल बोले वाह, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा इस लेक्चर को लेने के बाद। क्योंकि आने वाले 2-3 लेक्चर में आपको पता चलेगा कि दिल गार्डन गार्डन क्यों हुआ था। आज के लेक्चर में आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ लल्लू लल्लू चीजें आपको पढ़ाई गई है, फिर दिल गार्डन गार्डन किस बात का। लेकिन ये बात तो मजा कब आएगा, मजा तब आएगा जब मैं 3 लेक्चर आप मेरे को लेने दो, 3 लेक्चर आप पढ़ो, 3 लेक्चर में आपको पता चलेगा कि यूनिट कंप्लीट होने को चल रही है और दिल भी गार्डन गार्डन हो रहा है। और जिस वक्त यूनिट कंप्लीट होने को चले, दिल गार्डन गार्डन होने, तो मतलब समझ लेना एग्जाम में क्या करेंगे, फोड़ देंगे। ठीक है, अब देखना, सबसे पहली बात अपन बात करते हैं संरक्षण नियम की। व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ? संरक्षण नियम, चाहे जहां भी आपको शब्द मिले, ये शब्द जहां पे भी आपको देखने को मिले, आपको एक बात ध्यान में रख लेनी है। वो क्या कि अभिक्रिया से पूर्व, रिएक्शन से पहले कुल मान, अभिक्रिया से पूर्व कुल मान रिएक्शन के पश्चात कुल मान के बराबर होगा। मेरे भाई एक बात ये आप ध्यान में रख लोगे ना, तो कंजर्वेशन लॉ में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या ध्यान में रखोगे, कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन से पहले का कुल मान रिएक्शन के बाद कुल मान के बराबर हो, तो इसका मतलब अपना कंजर्वेशन लॉ फिट है। फिर बोले सन्निकटन, अब सन्निकटन, तो सन्निकटन आपने यथार्थ कंजर्वेशन लॉ पढ़ा, यथार्थ कंजर्वेशन लॉ में आपको पता चला कि यार ऐसा कोई भी कंजर्वेशन लॉ जो हर एक अभिक्रिया के लिए लागू हो, चाहे वो दुर्बल अन्योन्य क्रिया हो, चाहे प्रबल अन्योन्य क्रिया हो, कैसी भी अभिक्रिया हो, सब अभिक्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से जो कंजर्वेशन लॉ लागू हो, उसे अपन बोलते हैं यथार्थ संरक्षण नियम, जो कि आपने पढ़ाई होगा। आज अपन बात करेंगे सन्निकटन संरक्षण नियम की। तो सन्निकटन संरक्षण नियम क्या होता है मेरे भाई? सन्निकटन संरक्षण नियम ऐसा कोई भी कंजर्वेशन लॉ जो केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू हो, केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए। लिख लो, साथ साथ लिख लो कि वह संरक्षण नियम जो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू हो, सन्निकटन संरक्षण नियम होता है। ठीक है, देखो अन्योन्य क्रियाएं अपनी 2 प्रकार की होती है, दुर्बल अन्योन्य क्रिया और प्रबल अन्योन्य क्रिया। आपने पढ़ रखी है, फिर भी मैं रिवीजन करवा रहा हूं। जो कोई भी कंजर्वेशन लो दुर्बल और प्रबल यानी सभी अभिक्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो, उस कंजर्वेशन लॉ को अपन बोल देते हैं यथार्थ संरक्षण नियम। और कोई भी ऐसा कंजर्वेशन लॉ जो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू हो, उसे अपन बोलते हैं सन्निकटन संरक्षण नियम। ठीक है, देखो यथार्थ संरक्षण नियम में अपन ने कुल 6 प्रकार के कंजर्वेशन लॉ पढ़े, अपने यहाँ पे 5 कंजर्वेशन लॉ होते हैं। देखो सन्निकटन संरक्षण नियम कुल 5 टाइप का होता है, इसमें कुल 5 टाइप्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखना, संभारिक परचक्रण संरक्षण नियम, संभारिक
प्रचक्रण संरक्षण नियम। दूसरा आता है I3 संरक्षण नियम, या इसको अपन संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है इसमें विचित्रता संरक्षण नियम। चौथा इसमें आता है पेरिटी संरक्षण नियम। पांचवा इसमें आता है आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम, ठीक है। ये कुल 5 टाइप्स के कंजर्वेशन लॉ अपने होते हैं और ये 5 टाइप के कंजर्वेशन लॉ ही अपन को पढ़ने हैं। सन्निकटन संरक्षण नियम में ये 5 कंजर्वेशन लॉ आते हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। आपने जो पहले यथार्थ कंजर्वेशन लॉ पढ़े ना, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कितने इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। देखो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट तो कर ही लिया है, अभी तो इनको फोड़ना है। किसको? बोर्ड को नहीं रे, इन संरक्षण नियमों को फोड़ना है। बोर्ड को फोड़ के क्या मिलेगा? आपको क्लास नहीं चाहिए क्या? आगे आने वाली क्लासें नहीं चाहिए? अगर क्लासें नहीं चाहिए तो फोड़ दो। फिर यार समझा करो, कहीं से पैसे इकट्ठे करके मैंने बोर्ड खरीदा है, अगर आप इसे भी फोड़ दोगे तो फिर बचेगा क्या मेरे पास? पागल हो गया। अब देखना, एक एक संरक्षण नियम के ऊपर अपन बात करेंगे। और आज मैं आपको बता देता हूं, बोले यार मास्टर तू दिमाग ज्यादा खाएगा, तो मैं बता देता हूं दिमाग नहीं खाऊंगा। मैं आज सिर्फ आपको संभारिक, I3 और विचित्रता, ये 3 ही संरक्षण नियम पढ़ाऊंगा। अब तो यार आप ध्यान से पढ़ लो, अब तो ध्यान से पढ़ लोगे ना भाई। 3 ही संरक्षण नियम मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अब ये 3 पढ़ लो, फिर आपकी छुट्टी है, आज का लेक्चर खत्म है और सिलेबस टाइम पे करा दूंगा। अब बताओ और क्या चाहिए आपको? तो दिमाग तो नहीं खाऊंगा। अब तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए बोले मास्टर दिमाग खाएगा, नहीं खाएंगे ना। अब देखना, अब अपन बात कर लेते हैं मेरे भाई संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम। व्हाट इज आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ? सुनना ध्यान से। आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ इसको बोलते हैं और आई से इसे डिनोट करते हैं। कंजर्वेशन लॉ, जहां पे आपको नाम आए उसको पकड़ लेना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, रिएक्शन से पहले कुल मान रिएक्शन के पश्चात कुल मान के बराबर होगा। संभारिक प्रचक्रण की बात कर रहे हैं तो मान किसका होगा? संभारिक प्रचक्रण का मान किसका होगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना, डेफिनेशन याद करने की ट्रिक सुन लो। तो संभारिक प्रचक्रण का मान, किसका मान? संभारिक प्रचक्रण का मान, यानी रिएक्शन से पहले संभारिक प्रचक्रण का मान रिएक्शन के बाद संभारिक प्रचक्रण के मान के बराबर हो तो उसे अपन संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम कहते हैं। मैं बोलता हूं आपको, जहां पे आपको संरक्षण नियम आए वहां पे रिएक्शन लगा दो। संरक्षण नियम का मतलब ही ये होता है कि रिएक्शन से पहले टोटल वैल्यू रिएक्शन के पश्चात टोटल वैल्यू के बराबर होती है भाई। अब यहाँ पे नाम संभारिक प्रचक्रण आया तो मतलब संभारिक प्रचक्रण का मान बराबर होगा। यहाँ पे नाम यहाँ पे संभारिक प्रचक्रण आया तो रिएक्शन से पहले कुल संभारिक प्रचक्रण का मान रिएक्शन के बाद कुल संभारिक प्रचक्रण के मान के बराबर होगा। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, जल्दी से लिख लो कि रिएक्शन से पहले कुल संभारिक प्रचक्रण का मान, लिखो ना भाई, देख क्या रहे हो? रिएक्शन से पहले कुल संभारिक प्रचक्रण का मान रिएक्शन के बाद कुल संभारिक प्रचक्रण के मान के बराबर हो। रिएक्शन से पहले कुल संभारिक प्रचक्रण का मान रिएक्शन के बाद कुल संभारिक प्रचक्रण के मान के बराबर हो तो उसे संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम कहते हैं। होपफुली आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख ले लो, ठीक है। ये चीज, ये डिब्बे आपको समझ में आएंगे बाद में। पहली चीज हो गई इसकी डेफिनेशन। अब व्हाट इज आइसोस्पिन? यार आप कुछ भी बोले जाओगे, हम कुछ भी सुन लेंगे, नहीं रे, ऐसी बात नहीं है। अब अपन देखते हैं व्हाट इज आइसोस्पिन। अब आपके माइंड में ये आया होगा सवाल कि चलो संरक्षण नियम अपन ने ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा था, संवेग संरक्षण नियम पढ़ा था, तो वास्तविकता में हम ऊर्जा के बारे में, संवेग के बारे में, कोणीय संवेग के बारे में जानते तो थे। कम से कम आप बताओ तो सही है, ये नया सा शब्द कहां से लेके आया हो मास्टर? सुनना ध्यान से। आइसोस्पिन
आइसोस्पिन। बोले ये क्या है? बोले ये इसका इंग्लिश वर्जन है। बोले G20 के तहत इंग्लिश को हटा नहीं दे रहे हो। अरे भाई थोड़ा बहुत फिजिक्स में तो चलने दो कम से कम। अपन इंडिया को भारत बना दे इसका मतलब संभारिक पृथक्करण पढ़ रहे हो, फिर जब IIT एग्जाम लेगी तो वहां पे आइसोस्पिन पढ़ना पड़ेगा। और फिर मत बोलना कि यार मास्टर ने कभी बोला नहीं आइसोस्पिन भी बोलते हैं, उसको आता ही नहीं था कुछ। अरे आता है तभी तो बोल रहा हूँ आइसोस्पिन है। अब आइसोस्पिन, व्हाट इज आइसोस्पिन? बात तो यहाँ पे है ना, व्हाट इज आइसोस्पिन? आइसोस्पिन क्या है कि एक प्रकार की क्वांटम संख्या है। आइसोस्पिन क्या है? एक प्रकार का एक क्वांटम नंबर है। और क्वांटम नंबर इसलिए है कि कणों की बहुक अवधारणा को, मल्टीपल जो थ्योरम थी, यानी मल्टीपल जो अपने पार्टिकल है, देखो अपने पार्टिकल पढ़े, सिंगलेट पार्टिकल अपने पढ़े, डबलेट पार्टिकल पढ़े, ट्रिपलेट पार्टिकल पढ़े, तो इनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए अपने एक अवधारणा दी थी कि भाई कैसे पता चले कि सिंगलेट पार्टिकल कौन सा होगा, कैसे पता चले कि डबलेट पार्टिकल कौन सा होगा, ट्रिपलेट पार्टिकल। तो इनको समझाने के लिए अपन ने एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की और उस क्वांटम संख्या को अपन ने नाम दे दिया आइसोस्पिन। कणों की जो अलग अलग पार्टिकल, कणों की अलग अलग प्रवृत्तियां होती है। अब आपको पता है अपन ने जो सारणी पढ़ी उसमें अपन ने सिंगलेट पार्टिकल भी पढ़े, डबलेट पार्टिकल भी पढ़े और ट्रिपलेट पार्टिकल भी पढ़े। तो ये सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, इन सबको समझाने के लिए एक क्वांटम संख्या परिभाषित की गई थी और उस क्वांटम संख्या को अपन ने नाम दिया था आइसोस्पिन। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, जल्दी से मेरे साथ साथ लिख लो। कणों की बहुक अवधारणा को समझाने के लिए एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई। एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई जिसे आइसोस्पिन कहते हैं। ठीक है, इसे अपन आई से व्यक्त करते हैं। मैं बोल ही रहा हूं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। अर्थात क्या होता है, सूत्र होता है 2i + 1 = m और m होता है बहुक, यानी ये सूत्र दिया गया। इससे आइसोस्पिन के तहत ये सूत्र दिया गया कि 2i + 1 क्या होता है, m होता है। और m का मतलब बहुक, जो आप बोल रहे हो ना ये कण बहुक का मतलब होता है कि कौन से पार्टिकल्स आएंगे। इसमें सिंगलेट भी आ गए, इसमें डबलेट भी आ गई, इसमें ट्रिपलेट, इसकी परिचर्चा भी अपन करेंगे। तो आपको वास्तविकता में पता चला कि आइसोस्पिन क्या चीज है। वास्तविकता में आपको पता चला कि आइसोस्पिन क्या चीज है। आइसोस्पिन अपने कणों की प्रवृत्ति को डिफाइन करने के लिए, कौन सा कण सिंगलेट होगा, कौन सा कण डबलेट होगा, कौन सा कण ट्रिपलेट होगा, तो इन सबको डिफाइन करने के लिए अपने आइसोस्पिन में ये एक नाम दिया गया, एक क्वांटम संख्या परिभाषित की गई। तो ये अपनी हो गई आइसोस्पिन और इसे 2i + 1 = m से परिभाषित करते हैं। अब देखो, जैसे मान के चलो, अब इसमें अपन सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट पार्टिकल्स का पता लगाते हैं। जैसे मान के चलो मैं बात करता हूं फॉर सिंगलेट पार्टिकल की, फॉर सिंगलेट यानी एकक कण के लिए, एकक कण के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं एकक कण की। एकक कण क्या होता है? एकक कण का मतलब होता है उसमें m का वैल्यू कितना होगा, 1। बात अगर डबलेट की करूंगा तो m का वैल्यू कितना होगा, 2। बात अगर ट्रिपलेट की करूंगा तो m का वैल्यू 3। और उसके हिसाब से अपन को आइसोस्पिन का वैल्यू मिल जाएगा। आइसोस्पिन का वैल्यू मिल जाएगा ना भाई। m का वैल्यू अगर आपको पता चलेगा तो आइसोस्पिन का वैल्यू नहीं मिल जाएगा। अरे m का वैल्यू आपको पता चलेगा तो i का वैल्यू तो मिल ही जाएगा ना। तो सुनना ध्यान से। तो अब क्या हो गया मेरे भाई, 2i + 1 = क्या हो गया, 1। मतलब यहां से i का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो मतलब अपन को ये बात पता चल चुकी कि संभारिक पृथक्करण के लिए अपने सिंगलेट पार्टिकल की बात करें तो उसके लिए i का वैल्यू 0 होता है। अब बताओ कौन कौन से सिंगलेट पार्टिकल हैं अब आप ही बताओगे भाई। मैंने आपको पूरी सिंगलेट पार्टिकल टेबल पढ़ा दी, अब आप क्या नहीं बताओगे क्या? अरे नहीं बताओगे क्या? बताओ यार। देखिए मैं देख रहा हूं सिंगलेट पार्टिकल कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे यार ईटा 0 होता है, ये लिख लेना, ऐसे कैसे लिख लेना कॉपी में।
फिर बाद में मत बोलना, बोले नोट्स नहीं लिखा रहे, साथ साथ ये क्या पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आती है। नोट्स लिखा रहा हूं ना भाई, पूरी डेफिनेशन लिखा दी, अर्थात ये करना, और फिर फॉर सिंगलेट के लिए और ये लिख लेना। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख लेना इन पार्टिकल को। तो सिंगलेट पार्टिकल कौन कौन से हो गए भाई, एक तो अपना इटा जीरो हो गया, एक ओमेगा माइनस हो गया, और एक लैम्बडा जीरो हो गया। इन तीन के अलावा मेरे को बताओ कोई और सिंगलेट पार्टिकल है क्या? इन तीन के अलावा मेरे को बताओ कोई और सिंगलेट पार्टिकल है क्या? तो इन तीनों के लिए अपनी आई का वैल्यू क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। बताओ, ये पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं। अब आपके माइंड में किसी एक बच्चे ने कहा कि सर एक बात बताओ, चलो इसके लिए आई का वैल्यू 0 हो गया, अब पार्टिकल में तो एंटी पार्टिकल भी आता है। भाई आप कह रहे हो इसके लिए आई का वैल्यू 0 हो गया, ठीक बात है। आप हमें एक बात बताओ, आपने कहा कि प्रकृति में विद्यमान सब पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल होते हैं। प्रकृति में विद्यमान जितने भी पार्टिकल हैं उन सबके एंटी पार्टिकल होते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे सिंगलेट पार्टिकल हैं तो क्या इनके एंटी पार्टिकल नहीं होंगे? और अगर इनके एंटी पार्टिकल होंगे तो हमें यह बात भी बता दो कि आइसोस्पिन पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये बड़ी, अगर किसी के माइंड में सवाल आया ना तो बड़ा वो दमदार खिलाड़ी है, उसके लिए 2 लाइक बनते हैं, 1 लाइक नहीं। 1 लाइक तो ये अपने यूट्यूब ने तो 1 पॉलिसी दे रखी है, मैं 2 पॉलिसी देता हूँ, उसके लिए 2 लाइक। और मैं तो बोलता हूँ 2 नहीं 3 स्टार भी तेरे को दिए यार, तू भी क्या याद रखेगा। सुनना, बहुत अच्छा सवाल है कि इन सबका पार्टिकल का वैल्यू, तो चलो हमने मान लिया कि पार्टिकल्स के लिए, सिंगलेट के लिए आई का वैल्यू 0 होगा, लेकिन क्या एंटी पार्टिकल के लिए भी यही होगा? तो मैं फिर इस चीज को नोट किया, मैंने नोट किया, आप भी नोट कर लेना, यहां पे नोट लगा के लिख लेना कहीं पे कि कण, कण और प्रतिकण के लिए, कण व प्रतिकण के लिए आई का मान, यानी आई का वैल्यू समझ रहे हो ना, आइसोस्पिन की बात कर रहा हूं मैं, आई का मान समान होता है, आई का मान समान होता है, मतलब है चेंज नहीं होता, समान होता है, समान होता है। ये नोट लगा के लिख लो वहीं पे। कण, चाहे मैं कण की बात कर लूं या इनके एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल का मतलब क्या हो गया रे, जैसे इटा की पावर 0 है, इसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये एंटी पार्टिकल हो गया। ओमेगा माइनस के ऊपर बार लगा दिया तो ये एंटी पार्टिकल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, बार लगाते ओमेगा प्लस, और लैम्बडा 0 के ऊपर बार लगा दिया, तो इन सबके लिए भी आइसोस्पिन का मान सेम होने वाला है, इन सबके लिए आइसोस्पिन का मान सेम होने वाला है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आइसोस्पिन पे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 का बार तो खैर 0 ही होता है, लेकिन मान के चलो यहाँ पे 1 आया, अब इसका मतलब आप एंटी पार्टिकल में -1 कर दोगे, नहीं। ये आइसोस्पिन बात ये कहता है कि कण और प्रतिकण दोनों की बात कर रहे हो ना, तो दोनों के लिए पार्टिकल एंटी पार्टिकल का मान सेम होने वाला है, ठीक है। अब देखो, ये सिंगलेट के लिए अपन ने बात कर ली, अब मैं डबलेट की बात भी कर लूं, साथ साथ लिखते चलना भाई, है ना। अब देखो, अब इसमें मैं डबलेट की बात भी कर लेता हूं। ये तो सिंगलेट की बात तो अपनी हो गई, सिंगलेट की बात तो चलो हो गई, हटा देते हैं इस सबको, ठीक है। अब देखना, अब मैं बात कर लेता हूं डबलेट की, फॉर डबलेट पार्टिकल। अगर आपको वो सानी याद नहीं है ना तो सानी खोल के बैठना, मजा तब आएगा। डबलेट पार्टिकल, फॉर डबलेट पार्टिकल यानी द्विक कण के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना, द्विक कण के लिए, है ना। अब देखना, द्विक कण के लिए क्या होगा, मैंने एक सूत्र आपको बताया है 2i + 1 = m, और m में आपको जितने पार्टिकल के लिए, 3 प्रकार के तो पार्टिकल है, एकक है, द्विक है, त्रिक है, यानी 3, एक समूह में आपको 3 ही पार्टिकल अधिकतम मिले तो 3 कणों के लिए देखेंगे। अब द्विक कण के लिए देख रहे हैं तो m का वैल्यू क्या हो जाने वाला है यहाँ पे 2, तो 2i + 1 = क्या हो गया 2, तो i का वैल्यू क्या हो गया 1/2, i का वैल्यू क्या हो गया रे 1/2, मतलब द्विक कणों के लिए अपनी आइसोस्पिन का वैल्यू कितना आएगा 1/2। द्विक कण कौन कौन से होते हैं सर, देख लेते हैं। द्विक कण का मतलब हो गया जिसमें 2 समूह एक साथ आए। देखे, आप बात करो परबल अन्योन्य क्रिया, परबल अन्योन्य क्रिया में अपन ने पढ़े हेड्रॉन पार्टिकल, और अगर आपको मैं बताऊं वहां पे तो अपन ने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पढ़े, यहाँ पे अपन ने पढ़े हेड्रॉन पार्टिकल। हेड्रॉन पार्टिकल में फिर अपन ने मेसोन और बेरियन पढ़े। मेसोन में देखो देखे कोई द्विक पार्टिकल है क्या, तो आपको नजर आया, बोले कायोन वाला है ना, K+ और K0, वो एक द्विक पार्टिकल है, ठीक है। फिर अपन बेरियन में बढ़े, तो फिर आपको बेरियन में 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
होते हैं ना, तो वो भी अपना द्विक पार्टिकल है। फिर अपन ने हाइपरओन में देखा तो हाइपरओन में भी आपको नजर आया, बोले कोस्केट -1 और कोस्केट 0, ये अपना ये द्विक पार्टिकल है और इन सब के लिए आई का वैल्यू क्या होगा 1/2। और मेरे को एक बात बताओ, एंटी पार्टिकल की बात करूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंटी पार्टिकल की बात करूं तो K0 का बार, प्रोटॉन का बार, न्यूट्रॉन का बार और कोस्केट -1 का कोस्केट +1 हो गया और कोस्केट 0 का बार का कोस्केट 0 रहेगा, यहाँ पे बार लगा दो और इसके लिए भी सेम आइसो स्पिन का वैल्यू हो जाएगा। मैंने यही तो बात बोली कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों के लिए आइसो स्पिन का मान सेम हो जाएगा, तो अपन ने मान सेम रख दिया। अब एक प्रकार का पार्टिकल और बच गया, तो उसके बारे में परिचर्चाएं और कर लेते हैं। फॉर ट्रिपलेट पार्टिकल है ना, ये CAL कर लेना, यानी त्रिक कण के लिए। ट्रिपलेट पार्टिकल का मतलब हो गया त्रिक कण के लिए, मतलब वही चीज सूत्र में m की जगह 2 रख दो, 2i प्लस, यानी m की जगह यहाँ पे त्रिक कण में m की जगह 3 रख दोगे तो 2i + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो मतलब त्रिक कण, ट्रिपलेट जितने भी पार्टिकल है अपनी सारणी में, उनके लिए और उनके एंटी पार्टिकल के लिए i का वैल्यू 1 हो जाने वाला है। उनके लिए और उनके एंटी पार्टिकल के लिए i का वैल्यू 1 हो जाने वाला है। कौन कौन से हैं मेरे को एक बात बताओ, त्रिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, एक बात बताना। तो आप कहोगे मेरे भाई कि त्रिक कणों में अगर आप बात करते हो मेसोन पार्टिकल की, तो इसमें 3 आते हैं। कौन कौन से? पाई प्लस, पाई माइनस, पाई 0, यही आते हैं। चलो ठीक है, मेसोन का काम तो सत्यानाश हो गया, नहीं सत्यानाश नहीं हुआ, मेसोन का काम तमाम हो गया, ऐसे बोल दो यार, सत्यानाश क्यों कर रहे हो। चलो फिर अपन आगे बढ़े, बेरियन की तरफ बढ़े। बेरियन में फिर अपन ने न्यूक्लियन में देखा तो 2 ढूंढले थे, 2 ढूंढले यहाँ पे आ गए। चलो न्यूक्लियन का काम। फिर हाइपरॉन में गए, हाइपरॉन में गए तो सबसे पहले अपन ने एक चीज पढ़ी थी सिग्मा। अरे यार, अबे यार वो सिग्मा ही तो है। तो सिग्मा क्या आएगा? सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, ट्रिपलेट है, ठीक है। फिर अपन ने लेमडा पढ़ा, ओमेगा पढ़ा, कोस्केट पढ़ा। अरे यार बेकार की चीजें, इनको क्यों देखना। तो मतलब इसमें आई का वैल्यू क्या आ जाने वाला है 1 आने वाला है। ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए आई का वैल्यू 1 आ जाने वाला है। अब इनका अपन बार कर दो, चाहे पाई प्लस का पाई माइनस हो जाएगा। देखो एंटी पार्टिकल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एंटी पार्टिकल में पाई प्लस का पाई माइनस हो गया, पाई माइनस का पाई प्लस हो गया, पाई 0 का पाई 0 रहेगा, इस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा 0 का बार, मतलब कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ा रे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अरे तो यही तो बात है, अरे ट्रिपलेट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एंटी पार्टिकल कर दो, आपको पार्टिकल की तरह नजर आएगा, क्योंकि ये चीज ही है। 0 आ गया, माइनस प्लस आ गया, प्लस को माइनस में कर दो तो माइनस का वापस प्लस हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये चीज ही ऐसी है, ये चीज बड़ी है, मस्त मस्त है ना। तो आई का वैल्यू यहाँ पे भी एक ही होने वाला है, क्योंकि अपन जानते हैं ये बात, आप और मैं ही जानते हैं, ये किसी और को नहीं पता और अपन बताएंगे भी नहीं। चलो फिर बता देंगे, कोई पूछेगा तो अपन बता देंगे। अपन को गुमान नहीं करना, अपन को घमंड नहीं करना है किसी चीज का, अपन बता देंगे उनको कि आइसो स्पिन में ना आप पार्टिकल के लिए देख लो और एंटी पार्टिकल के लिए देख लो, वैल्यू समान ही मिलेगी। बोलो ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए आई का वैल्यू 1। अब जितने भी ट्रिपलेट पार्टिकल हैं उनके पार्टिकल देख लो या फिर एंटी पार्टिकल देख लो। मैं कान में एक बात कह देता हूँ आपको, ट्रिपलेट पार्टिकल के पार्टिकल देख लो या फिर एंटी पार्टिकल देख लो, क्या आइसो स्पिन का वैल्यू क्या रहेगा? समान। कितना आएगा? 1। ठीक है, सुन लिया ना आप सबने? सुन लिया ना भाई, आप सबने कान में सुन लिया ना? बिल्कुल। डबलेट पार्टिकल की आप बात करते हो तो आइसो स्पिन का वैल्यू कितना आता है? बोले सर 1/2 आता है। कितना आता है? 1/2 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है, आता है। पार्टिकल की बात हो या एंटी पार्टिकल की बात हो, 1/2 टच से मस होगा? नहीं होगा सर। बिल्कुल यार, आप तो समझदार हो यार। फिर सिंगलेट पार्टिकल की बात करें, आई का वैल्यू कितना आता है? सर 0। कितना? सर 0। बिल्कुल 0 ही आता है। फिर क्या हो गए पार्टिकल हो गए भाई, पार्टिकल अपने हो गए। मतलब अपना सैनिकटन संरक्षण नियम में संबारिक परचक्रण का काम खल्लास। क्या काम? खल्लास। अब आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे नहीं आएगी ये भी अपन देखेंगे। क्यों नहीं आएगी? अरे बताया ना, मैं बता रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है। अब अपन देखते हैं
किसके बारे में भाई, किसके बारे में अपन देखते हैं? अब अपन देखेंगे किसके बारे में? सेकंड नंबर वाले में I3 संरक्षण नियम। हेडिंग डाल लो, टन टन टोने नोने ने संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक इसे बोलते हैं I3 को, है ना। तृतीय घटक को I3 से व्यक्त करते हैं। से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। I3 संरक्षण नियम। I3 संरक्षण में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि I3 क्या है, जो आपने आइसोस्पिन पढ़ा। व्हाट इज आइसोस्पिन? अरे कणों की मल्टीपल अवधारणा को, सर अवधारणा को इंग्लिश में बोलो, मेरे को नहीं आता इंग्लिश, और अवधारणा को मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि कणों की मल्टीपल अवधारणा को। चलो अपन हिंदी में बोल लेते हैं। कणों की बहु अवधारणा को समझाने के लिए एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई और उसे ही अपन आइसोस्पिन कहते हैं। व्हाट इज दिस? बिल्कुल, यू विल रिलेट इट, यानी आइसोस्पिन कहते हैं। उसी आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट यानी उसके तृतीय घटक को I3 कहते हैं। और व्हाट इज I3 संरक्षण नियम मेरे भाई? अब मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है कि अभिक्रिया से पूर्व कुल I3 का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल I3 के मान के बराबर हो तो उसे I3 संरक्षण नियम कहते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो बच्चे जीनियस थे, उन्होंने एक डेफिनेशन लिख ली होगी, और जो लल्लू बच्चे थे, सर लल्लू मत बताओ हमें, है यूं आप मतलब लल्लू बता रहे हो। ये तो वो वाली बात हो गई कि हम तो फिदा हो गए तुम्हारी टेढ़ी निगाहों पे, हम तो फिदा हो गए तुम्हारी टेढ़ी निगाहों पे, हमें क्या पता था सर, हम टेढ़ा ही देखते हैं। तो ये तो वो वाली बात हो गई, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो बिल्कुल मैं नहीं करूंगा। तो फिर क्या भाई, डेफिनेशन लिख लो, I3 संरक्षण नियम की डेफिनेशन लिख लो, नहीं तो फिर गोलू बच्चे कहलाओगे। लिख लिया? नहीं लिखा तो 3 लाइन छोड़ दो, उसमें क्या लिखोगे कि अभिक्रिया से पूर्व कुल I3 का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल I3 के मान के बराबर हो तो उसे I3 संरक्षण नियम कहते हैं। ओके, विल यू क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखो, क्या सर इसमें भी वही झंझट है क्या? देखो झंझट नहीं बताओगे यार, मैंने आपको बताया तो है 3 प्रकार के पार्टिकल और उनका आपको आइसोस्पिन बताना है, आप उसे झंझट कैसे कह सकते हो? बिल्कुल वही काम इसमें करना है। अब देखो I3 संरक्षण नियम हो गया। I3 संरक्षण नियम को अपन लिखते हैं 2i + 1 = I3 से लिखते हैं इसे, ठीक है। इसे अपन I3 से व्यक्त करते हैं, ठीक है। I3 संरक्षण नियम को I3 से व्यक्त करते हैं और अर्थात अपन ये लिखते हैं 2i + 1 = I3। बोले सर यार ये क्या बात कर रहे हो? आपको I3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसके लिए? सिंगलेट के लिए, डबलेट के लिए और ट्रिपलेट के लिए। अब कर लोगे क्या? देखिए दिमाग लगाओ आप, मैं क्या बोल रहा हूं, पूर्व ज्ञान काम आएगा। इस क्लास का पूर्व ज्ञान यहाँ पे काम में आएगा। अब तो दिमाग लगा, अरे अब तो दिमाग लगा लो भाई। 2i + 1 = I3, 2i + 1 = I3। ये अगर मैं आपको दे रहा हूं यार, 5वीं का बच्चा इस चीज को सोल्व कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो भाई। 2i + 1 = I3 दे रखा अगले ने। I3 का वैल्यू अपन को सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट के लिए देखना है। तो सर आप एक बात बताओ, यहां से अपन कर लेंगे, बिल्कुल कैलकुलेट कर लोगे। अरे भाई सिंगलेट के लिए I का वैल्यू 0 रख दोगे, डबलेट के लिए I का वैल्यू कितना निकाला था? 1/2, तो 1/2 रख देंगे। ट्रिपलेट के लिए I का वैल्यू 1 रख देंगे। और बहुत से जीनियस बच्चों ने एक किया और मैं अब बोल दूं तो कि गलत है वो, मतलब वो मान वहां तक सही है लेकिन I3 का वो मान नहीं है। सर आप पागल मत बनाओ, मैं पागल नहीं बना रहा हूं, हकीकत बात है यार, ये हकीकत बात है। क्या बात है? हकीकत है, कुछ नहीं है। अब I3 का मान ज्ञात करना भी सीखेंगे। फिर दूसरी चीज आपके माइंड में आती है कि I3 का मान तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन एक बात हमें वो नोट वाली तो बता दो, क्या यहाँ पे भी है कण प्रतिकण का मामला सेम है, रफा दफा है क्या मामला? नहीं रे, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है सर वो बताओ? यहाँ पे इसमें और अपन जो विचित्रता में पढ़ेंगे ना, वो एक बात बोलता है। क्या बोलता है? काल में कहूंगा नोट लगा के लिख लेना। क्या बोलता है वो? नोट लगा लो यहाँ पे। कितने वाला? 500 का। सर 2000 वाला नहीं, वो बैन हो सकता है, ठीक है। अब देखो कण व प्रतिकण के लिए, कण व
प्रतिकण के लिए I3 का मान एक दूसरे के विपरीत होता है। कुछ समझ आया दया? अरे बोला कुछ समझ आया? एक दूसरे के विपरीत होता है। दया समझ रहे हो ना? मतलब अगर कण में I3 का मान 1 आ रहा है तो प्रतिकण में I3 का मान 1 नहीं -1 होगा। ये बात ये कहना चाह रहा है, ये नोट कहना चाह रहा है। कितने वाला? 500 रुपए का नोट था। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट नोट था। और 500 के 2 नोट आज अपन लिखेंगे। विचित्रता में भी ये सेम नोट लिखाऊंगा, इसलिए मैं बहुत जीनियस आदमी हूं। ऊपर लिख दिया, मैं मिटाऊंगा ही नहीं इस चीज को। ये आप ही लिखो, नोट लगा के लिख लिया ना। कण और प्रतिकण के लिए I3 का मान एक दूसरे के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, चलो अब I3 का मान निकाल ले क्या? ठीक है, निकालेंगे। और क्या करेंगे अब देखना। अब फॉर सिंगलेट पार्टिकल की बात कर ले अपन। फॉर सिंगलेट पार्टिकल के लिए देखोगे तो I का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो I3 का वैल्यू क्या होगा? ये तो 0 हो गया, 1 हो गया। मतलब ये 1 I3 का मान नहीं है। इस 1 का मतलब है I3 का एक मान प्राप्त होगा, और वो मान कितना होगा? 0। ये आपको याद रखने वाली बात है। सिंगलेट के लिए I3 और I का मान समान होता है। मेरी बात समझ में आ गई? सिंगलेट पार्टिकल के लिए I का मान भी 0 ही आता है मेरे भाई, और I3 का मान भी 0 ही आता है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, डबलेट के लिए लिख लें, फिर अपन सारे पार्टिकल को एक साथ लिख लेंगे। फॉर डबलेट के लिए आप कहोगे सर I का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे 1/2 रखोगे तो एक तो यहाँ मिलेगा, एक यहाँ, मतलब I3 का 2 मान आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। I3 का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे 1/2 रखते ही 2 आएगा, और 2 का मतलब I3 का मान 2 नहीं है, इसका मतलब है I3 के 2 मान प्राप्त होंगे। तो कौन कौन से होंगे भाई? एक तो होगा माइनस का 1/2 और एक होगा प्लस का 1/2। एक तो होगा माइनस का 1/2 और एक होगा प्लस का 1/2। अब अपन बात कर लेते हैं फॉर ट्रिपलेट पार्टिकल की। ट्रिपलेट के लिए I का वैल्यू 1 होता है, तो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। और 3 I3 का वैल्यू नहीं होगा जी, I3 के 3 मान प्राप्त होंगे, और वो मान होंगे 1, 0 और -1। बोले सर बड़े जीनियस लगते हो। नहीं रे, जीनियस नहीं हो। तो फिर आप एक बात बताओ, क्या हमारे मुंह पे पागल लिखा हुआ है क्या? अरे हम दिखते ही है नहीं? हाँ वो तो है, आप दिखते हो विजन से। ये सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट, ये अपने 3 पार्टिकल हो गए। ठीक है, इनके तीनों के वैल्यू देख लिए। अब आपके माइंड में एक जीनियस बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, और उसका नाम है मिस्टर, नाम नहीं लूंगा, फलाना सिंह। ठीक है, एक फलाना सिंह यहाँ पे जीनियस बैठा हुआ है, और वो कह रहा है कि सर चलो I3 का मान 0 आया, वो तो हमें समझ में आ गया। चाहे पार्टिकल के लिए लो, एंटी पार्टिकल के लिए, वो तो 0 ही रहेगा। 0 का बार करेंगे 0 ही रहेगा। सिंगलेट में हम कर लेंगे, लेकिन ये क्या रगड़ा है? ये क्या रगड़ा है, और ये वाला क्या रगड़ा है? 3 मान। अब ये कैसे लिखेंगे? तो तभी तो मैं आया हूं, नहीं तो आप ही पढ़ लेते, फिर मेरी क्या जरूरत थी? फिर मेरे व्यू नहीं बढ़ाने के आपको। तो देखना, ठीक है। अब देखते हैं अपन सिंगलेट पार्टिकल में सारणी बना दूं क्या? अरे आप कहो तो सारणी बना दूं, सारणी से समझ में लेंगे। सिंगलेट की अलग बना रहा हूं, डबलेट की अलग बना रहा हूं, ट्रिपलेट की अलग बना रहा हूं। समझ में आना चाहिए, बाबो आनो है, चाहे गेला गेला हो या डोली डाकरा हो, बाबो आनो चाहिए। तो आपने आंसर आना चाहिए। मारवाड़ी में एक कहावत है कि बाबो आनो चाहिए, चाहे डोली डाकरा हो या गेले गेला हो, पर बाबो घरा आनो चाहिए। तो भाई बात है कि आपने आंसर आनो चाहिए, चाहे पार्टिकल सारणी बना रहा हो या फिर गेले गेला हो। जी आप पिछली बार आए हो। अब यार मारवाड़ी में समझ में आता है, वो हिंदी में नहीं आता, हिंदी में आता वो इंग्लिश में नहीं आता। भाई ने मत बनाओ, आप सब कुछ समझ में आता है, समझने वाला चाहिए। अब सुनना,
सिंगलेट के लिए I3 का मान 0 होता है। मेरे को एक बात बताओ, सिंगलेट में अपन बात करते हैं पार्टिकल की और एंटी पार्टिकल की। सर यहाँ पे भी डबल साइन नहीं, हमें बेवकूफ बना रहे हो या फिर हमें कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हो? मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। पार्टिकल कौन कौन से? तो आप कहोगे इट्टा 0, लैम्बडा 0 और ओमेगा माइनस। और एंटी पार्टिकल बोले इट्टा 0 का बार, लैम्बडा 0 का बार और ओमेगा माइनस का ओमेगा प्लस। और इन सब के लिए I3 का वैल्यू इसके लिए कितना होगा? बोले 0 होगा। इसके लिए पार्टिकल एंटी पार्टिकल का मान एक दूसरे के विपरीत होता है फॉर I3। मतलब सर 0 का बार, और 0 का बार करोगे तो भाई 0 ही आएगा, तो इसलिए मैं 0 का बार नहीं करने वाले। इतने समझदार आदमी हो यार आप तो। अब सुनना, बोले सर कभी आप क्या बोलते हो, कभी तो कमी ना बोलते हो। वो तो कभी कभी होता है, और कभी कभी आपको हंसाने के लिए होता है, आपको सीरियस करने के लिए थोड़ी होता है। अब जब तक आप हंसोगे नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा, और जब तक मजा नहीं आएगा तब पढ़ाने का फील नहीं होगा, और जब तक फील नहीं होगा तब तक क्लास में व्यू नहीं आएंगे। तो व्यू लाने के लिए सर आप हमें कमी नहीं बोलोगे, नहीं बोलूंगा, लेकिन व्यू लाने के लिए मुझे एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना, आपको डांटे रखना पड़ेगा। तो सर कमी ना बोलने से डर जाएंगे? हैं, नहीं डटेंगे, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन अच्छा कंटेंट मिलेगा तो डटोगे ना भाई। तो यही तो मैं बोल रहा हूं। अब डबल एट पार्टिकल की बात करते हो सर, आप तो बीच बीच में अपनी गाने लग जाते हो। ठीक है, पार्टिकल और इसमें बात कर लेते हैं एंटी पार्टिकल। पार्टिकल कौन कौन से हैं डबल एट? तो बोले सर एक तो वो कोस्केट वाला है ना, कोस्केट -1, कोस्केट 0। फिर और सर वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बिल्कुल। और सर वो कायोन K+ और K0 वाला, वो भी तो एक धूमस्या है, बिल्कुल। ये इन सब के लिए I3 का वैल्यू कितना आएगा, ये सर देखना पड़ेगा। अरे सर इसमें तो 2 मान है। हाँ 2 मान है, इसका मतलब सर आप हमें गलत पढ़ा रहे हो। नहीं जी, अब इसका मतलब है कि पार्टिकल सारणी मैंने ऐसे क्यों बनाई, इसका मतलब अब देखना। देखो ये है कोस्केट -1 और एक है कोस्केट 0, इसको एक एक को लिख देते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, K+ और K0। अब सुनना, देखो इनके ऊपर जैसे जैसे चार्ज है ना, उसके अनुसार अपने नंबरों का डिवीजन कर दो। बोले छोटे वाले बेटे को 1 बीघा कम जमीन, बड़े वाले बेटे को 1 बीघा ज्यादा जमीन। सर ये तो ऐसा नहीं कर सकते आप। एक पिता के 2 संतान और दोनों संतान बराबर होती हैं, 5 उंगलियां कोई सी भी कटे दर्द सब में सेम होगा। आप कैसे कह सकते हो? लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भाई एक पिता की 5 संतान बराबर हैं, वो तो कण प्रतिकण का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय जिसको ढेर सारा नॉलेज है और एक एम्प्लॉय जो कि लंपू है, कुछ नॉलेज नहीं है, तो जिसको कुछ नॉलेज नहीं है उसको सैलरी कुछ नहीं मिलेगी, मतलब कम मिलेगी, इतना ही दाल रोटी का खर्चा चलने। और एक जिसको नॉलेज बहुत अधिक है उसको सैलरी बहुत ज्यादा मिलेगी। कितनी मिलेगी? बोले फॉर्चून लेके घूमेगा डेली। क्या लेके घूमेगा? फॉर्चून, फॉर्चूनर की बात नहीं कर रहा, फॉर्चून, ठीक है, फॉर्चून लेके घूमेगा तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी। तो वही चीज है, जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो क्या लेके घूमेगा? फॉर्चून लेके घूमेगा। और जिसका चार्ज कम है, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ही देख लो आप, प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है तो वो क्या करेगा? बड़े वाले नंबर को ले लेगा, प्लस वाले नंबर को ले लेगा। और न्यूट्रॉन की बात करोगे, बेचारा लंपू सा आदमी है न्यूट्रॉन, है, चार्ज इस पे है नहीं, इसके ऊपर चार्ज कुछ है नहीं, ये कोई अट्रैक्शन फोर्स लगाता नहीं, तो ये क्या करेगा? माइनस वाले नंबर को बोले दे दो यार, जो आप दे रहे हो, जैसी भगवान आपकी मर्जी है, मालिक हम तो आपके नीचे। ठीक है, अब देखो कोस्केट -1 और कोस्केट 0। मेरे को एक बात बताओ, माइनस से अच्छा तो 0 ही है। बैंक बैलेंस में माइनस के 15 रुपए से अच्छा तो अपने 0 बैलेंस अच्छा लगता है। तो मतलब माइनस वाला छोटा नंबर है, 0 वाला बड़ा नंबर है। मतलब 0 वाले को वैल्यू देंगे अपने +1/2 और माइनस वाले को वैल्यू देंगे अपने -1/2। ठीक इसी प्रकार से प्रोटॉन पे चार्ज ज्यादा है तो वैल्यू आ जाएगी +1/2। न्यूट्रॉन बेचारा न्यूट्रल है तो वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक इसी प्रकार से यार, एक तो पॉजिटिव है, एक तो 3-4 लाख रुपए पड़े हुए हैं और एक के पास 0 बैलेंस है। मतलब क्या बात कर रहे हो सर? इस 0 वाले को माइनस में दो पहले ही, ये कुछ तार नहीं कराएगा। हाँ ये वाला बड़ा अच्छा आदमी, इसको +1/2 दे देते हैं। अब देखो
अब देख, अब क्या देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, एंटी पार्टिकल के लिए आप देखोगे, एंटी पार्टिकल के लिए देखोगे कोस्केट -1 का क्या हो जाएगा, बोले कोस्केट +1। पार्टिकल्स के ऊपर ध्यान दो, माइनस प्लस वाला अपने आप बंटवारा कर देंगे, जो मैंने कंसेप्ट बताया। कोस्केट 0 का क्या होगा, बोले सर बार लगा दो, कोई फर्क इस पे पड़ेगा नहीं। प्रोटॉन का, प्रोटॉन के ऊपर बार लगा दो, मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। प्रोटॉन का, प्रोटॉन के ऊपर बार लगाओगे तो P+ था, P- होगा, और न्यूट्रॉन के ऊपर बार लगाओगे तो 0। तो ये मान के चलो प्रोटॉन था, और प्रोटॉन के ऊपर आप बार लगा रहे हो, एक मिनट मैं आता हूं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, प्रोटॉन के ऊपर बार लगाओगे, इसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था, मान के चला कितना भी पॉजिटिव होगा, बार लगाओगे तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन के ऊपर, अब की बार ध्यान रखना है माइनस वाला है, न्यूट्रॉन तो 0 का 0 ही था। एक चीज यहाँ पे मैं आपको कंसिडर किया है, अभी बाद में पता चलेगा, एक मैंने हिंट दे दिया, समझने वाले समझ गए, 0 का तो 0 ही रहेगा, और K+ का K- होगा। अब बंटवारा कर दो, अब बंटवारा कर दो, मेरे को बताओ कोस्केट +1 और 0 में बड़ा कौन, बोले सर +1 वाला, मतलब प्लस का 1/2 नंबर लेके जाएगा। यार ये वायर बड़ा दिक्कत कर रही है। हाँ, अब देखो 0 वाला माइनस का 1/2 नंबर लेगा। अब यहां पे बताओ मेरे को, प्रोटॉन के ऊपर बार है, न्यूट्रॉन के ऊपर बार है, न्यूट्रॉन के ऊपर बार है, 0 के ऊपर 0। अरे 0 के कितने थप्पड़ मारोगे, वो ना माइनस में जाएगा ना प्लस में जाएगा। प्रोटॉन के थप्पड़ मारोगे रूठेगा और माइनस में चला जाएगा। अरे माइनस से बेहतर तो अपना 0 है, मतलब ये प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1/2। समझ में आई कोई बात, और ये बोले वही बात सर, ये माइनस में और ये प्लस में, आ गई बात समझ में। तो ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल हो गया, अपने सिंगलेट डबलेट के लिए हो गया, ट्रिपलेट के लिए होने के बाद क्या हो गया, I3 संरक्षण नियम कंप्लीट हो गया। फिर सर क्या विचित्रता पढ़ाओगे क्या आपके मूड में है क्या, बोले सर अब तो नहीं है, फिर समझ में नहीं आएगा, तो अपन आज I संरक्षण नियम और I3 पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। तो I3 वाला ये वाली पार्टिकल सारणी और पढ़ लो, फिर अपन आज छुट्टी कर देंगे। मेरे को भी पढ़ाने की नीयत में नहीं है, मेरे को तो है, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, बोले यार क्या है ना। तो अपन यहां पे देख लेते हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए। पार्टिकल में भाई पाई+ आता है, पाई- आता है, पाई 0 आता है, सिग्मा+ आता है, सिग्मा- आता है, और सिग्मा 0 आता है। और आपको मैंने एक बात बताई थी इन तीनों गोलू मोलू बच्चों के बारे में, कि इनको आप एंटी पार्टिकल में भी डालोगे ना, सेम रिजल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका क्या रीजन है सर, देखो पाई 0, सुन लो ध्यान से सुन लो, पाई 0 है, पाई 0 का पाई 0 के ऊपर बार लगाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, पाई 0। पाई- है, पाई- के ऊपर बार लगाओगे क्या वैल्यू मिलेगी, पाई+, और पाई+ के ऊपर बार लगाओगे क्या वैल्यू मिलेगी, पाई-, मतलब सेम है। मतलब इसके लिए निकाल दो, एंटी के लिए सेम टू सेम आने वाला है वैल्यू, एंटी के लिए तो सेम टू सेम आने वाला है। अब देखो पाई+ वही चीज, अब सर वही चीज कैसे बोल सकते हो, ये ट्रिपलेट पार्टिकल है तो पार्टिकल भी तो 3 है, वैल्यू 3 है तो भाई पार्टिकल भी तो 3 है। अरे भाई मेरे को बताओ, डबलेट पार्टिकल 2-2 का समूह होता है, तो वैल्यू भी अपन के पास 2 थी तो बांट दी। सिंगलेट पार्टिकल अकेला होता है तो वैल्यू भी अपने पास 1 ही प्राप्त हुई, और इसी प्रकार से ट्रिपलेट पार्टिकल 3-3 का समूह होता है तो वैल्यू भी अपने पास 3 ही आई ना, 1 0 -1। अब इससे क्या समझते हो, इससे कुछ समझे थे आप, समझे, बिल्कुल समझे। नेगेटिव वाला पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको -1 नंबर दे देंगे, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है उसे 0 नंबर दे देंगे, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अपन +1 नंबर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो पाई+ को +1 नंबर दिया, इसको -1 दिया, इसको 0 दिया, इसको +1 दिया, इसको -1 दिया, इसको 0 दिया। मेरे भाई कुछ बात समझ में आई, अरे जिसके पास जैसा नंबर दिया उसको वैसा बांट दिया। 3 ही बच्चे थे, शानदार बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे, तो तीनों को अच्छे से ढंग से बांट दिया। अरे बॉस बड़ा शानदार था यहाँ पे, जो मन लिया लूट लो। अब देखना एंटी पार्टिकल में सेम टू सेम काम होगा भाई, पाई+ का क्या हो जाएगा, पाई- का पाई+ हो गया, पाई 0 का पाई 0 रहेगा, सिग्मा+ का सिग्मा-। बोले सर इतनी तेज, बिल्कुल तेज बोलूंगा क्योंकि मुझे हक है, और मैं ये वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पे लिख देता हूँ, +1
इसका हो गया 0, इसका हो गया -1, इसका हो गया +1 और इसका हो गया 0। घर पे बैठ के जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार निसंकोच भाव से इनको देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज अपन ने 2 कंजर्वेशन लॉ पढ़े, कल मैं 3 पढ़ाऊंगा और उनमें कुछ भी नहीं होगा, तो कल सन्निकटन संरक्षण नियम अपन कंप्लीट कर लेंगे, आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। और मैंने जैसा कि बोला पत्थर दिल, तो उसके ऊपर मेरे को कुछ शायरी याद आ गई, सुना दूं। चलो सुन लेते हैं कि पत्थर दिल अक्सर अपन को लोग कहते हैं कि लड़के पत्थर दिल होते हैं, जबकि लड़कियां का दिल कमजोर होता है, लड़कियां कच्ची होती है, वो सुन नहीं सकती। वो अक्सर लड़कों को बोला जाता है कि लड़के पत्थर दिल होते हैं। तो उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक लहर आएगी कुछ बचेगा नहीं। तुमने कह तो दिया हमें पत्थर दिल, मगर पत्थर पर लिखोगे तो कभी मिटेगा नहीं। तो इसलिए पत्थर दिल कह दिया तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम कभी भूलने वाले नहीं है चीजों को। चाहे हमें टकरा के चीजें नष्ट हो जाएंगी, हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को यूं ही दमदार बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।